साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुकुल गुरु क्लासेस पर। तो आज की जो क्लास है वो है संविधान की प्रस्तावना पर। संविधान की जो प्रस्तावना है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसको मल्टीपल टाइम पढ़ा ना जाए, उसको ध्यान से ना पढ़ा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी होती है। तो आज की वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि संविधान की प्रस्तावना है क्या, उनमें क्या क्या वर्ड दिए गए हैं, कौन से वर्ड हैं जो नए जोड़े गए हैं। तो अगर ये क्लास अगर आप लास्ट तक करते हैं, क्लास को आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो यकीन मानिए प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपका आसानी से कवर हो जाएगा। तो जैसे कहा जाता है ना, भारत एक क्या है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे क्या है, जैसे न्याय के ऊपर आएंगे। न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर जब स्वतंत्रता में आएंगे तो स्वतंत्रता का जो शब्द दिया गया है, तो स्वतंत्रता में बहुत सारे शब्द और भी जोड़े गए हैं। जैसे कौन कौन सा है, उसमें आता है विचार। तो एक तो विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास या धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद तीसरा जो वर्ड है वो है समानता। क्या है? समानता, इक्वलिटी। उसमें प्रतिष्ठा की बात की जाती है और उसके बाद अवसर की बात की जाती है। तो साथियों क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज ये पॉलिटी का पहला ही पार्ट है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही पार्ट है संविधान का प्रस्तावना। तो प्रस्तावना अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम दूसरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि इस पूरे क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपके सामने मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अगर आप क्लास के साथ जुड़ रहे हैं, क्लास आपके पास पहुंची है, वीडियो आपके पास पहुंची है, तो उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम निकाल के आप बैठेंगे, अस्थाई से बैठेंगे। इतने टाइम में पूरी प्रस्तावना को एक एक पॉइंट के साथ कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो साथियों क्लास स्टार्ट हो गई है। फटाफट एक बार थंब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर आप ज़रूर कर दीजिए। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि क्लास को पूरा सिस्टमेटिक बनाया गया है, अच्छे तरीके से बनाया गया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने न पाए। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो संविधान की प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना है क्या। तो जब प्रस्तावना की हम बात करते हैं तो जो प्रस्तावना हमारा है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। जितना मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो प्रस्तावना है संविधान का प्रारंभिक वक्तव्य है। स्टार्टिंग में ही क्या है, एक वक्तव्य है, स्टेटमेंट है, जिसमें संविधान के, अब किसकी बात की जा रही है, एक उद्देश्य, थोड़ा सा स्लाइड्स को और ऊपर करेंगे। ठीक है, उद्देश्य, उसके आदर्श, उसके मूल दर्शन, राज्य का स्वरूप, नागरिकों के लिए सुनिश्चित क्या है, मूल मूल्य, क्या है, मूल मूल्य का संक्षिप्त परिचय मिलता है। क्या मिलता है? संक्षिप्त परिचय। तो साथियों क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर आपके तक वीडियो पहुंची है तो मान चलिए कि आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। क्लास को आपको मिस नहीं करना है, एंड तक चलना है। एंड तक जाने के बाद आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे प्रस्तावना के उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना क्या है, संविधान का प्रारंभिक वक्तव्य है। उनमें कुछ चीज़ों का परिचय मिलता है। जैसे कुछ चीज़ों का कौन कौन सा परिचय मिल रहा है आपको, जैसे उद्देश्य हो गया, आदर्श हो गया, मूल दर्शन हो गया, राज्य का स्वरूप हो गया, और नागरिकों के लिए सुनिश्चित मूल मूल्य क्या है, इसका भी संक्षिप्त परिचय मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्लास को और बढ़ाते हैं, कुछ पॉइंट्स और भी हाईलाइट किए गए हैं। अब इसमें आप देखेंगे, इसे संविधान का दर्शनात्मक परिचय समझना सबसे उपयोगी है। यानी जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को आप आसानी से दर्शनात्मक क्या मान सकते हैं, परिचय मान सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में भी प्रस्तावना को संविधान के मूल संवैधानिक मूल्यों और उसकी दृष्टि को व्यक्त करने वाला महत्वपूर्ण भाग माना गया है। जब संविधान की प्रस्तावना की आप बात करेंगे, उसमें उसके मूल संवैधानिक मूल्यों की बात करेंगे, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं, बहुत सारे निर्णय आए हैं, उसको भी क्या माना गया है, संविधान का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। ठीक है,
तो आप देखेंगे प्रस्तावना का मूल स्रोत क्या है। प्रस्तावना का मूल स्रोत या उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पे हम बार बार चर्चा करेंगे, इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव में देखेंगे जैसे क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वैचारिक आधार है। क्या है वैचारिक आधार? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक है ना। वैचारिक आधार क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था। अब बात आती है कि जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है, उसको किसने प्रस्तुत किया? यहाँ पे किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा दोस्तों, फिर दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया तो कब प्रस्तुत किया है? क्या है कब प्रस्तुत किया? तो उसका आंसर क्या है? 13 दिसंबर 1946 को। कब है? 13 दिसंबर 1946 को। तो साथियों डेट को बीच बीच में आप नोट डाउन करते रहिए अपने नोट्स में। अब ये तो क्लियर हो गया कि प्रस्तुत कब किया गया है, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कब इसको स्वीकार किया गया है, कब इसको स्वीकार किया गया है। तो ये जो साथियों स्वीकार किया गया है 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। अब इसका थोड़ा सा हम इसको एग्ज़ाम से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, एग्ज़ाम से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। क्या है जैसे एग्ज़ाम कनेक्शन? ऑब्जेक्टिव जो रिलेशन है, उद्देश्य जो प्रस्ताव है, प्रियम्बल का फिलोसफिकल फाउंडेशन है, दार्शनिक आधार है। क्या है? दार्शनिक आधार। क्या है? दार्शनिक आधार है। क्या है आपका? उद्देश्य प्रस्ताव। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रस्तावना का ऐतिहासिक टाइम लाइन, प्रस्तावना को कब कब कैसे कैसे आगे बढ़ाया गया है, उसकी टाइम लाइन क्या है इसमें आप पाएंगे। चलिए ये बिल्कुल शॉर्ट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके उसको आप मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य जो प्रस्ताव है 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ है। संविधान सभा के द्वारा इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान के द्वारा उसको लागू किया गया, संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखने की ट्रिक बनाई गई है कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है 22 जनवरी को, उसके बाद संविधान अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये तो घटना की तिथि हो गई है कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल और साइड में देख लीजिए, 13 दिसंबर 1946 प्रस्ताव, 22 जनवरी 1947 स्वीकृत हुआ, 26 1949 को क्या हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, अभी अप्लाई नहीं हुआ है। 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया है? संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया है। चलिए अब उसमें देखते हैं, जब भी प्रस्तावना आपकी शुरू होती है, प्रस्तावना हम पढ़ते हैं तो उसमें एक वाक्य आता है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। कौन? हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत ही यहीं से होती है। कहाँ से? हम भारत के लोग। इस वाक्य को अगर देखा जाए और भी पॉपुलर बनाया जा सकता है, बनाया गया है किसके द्वारा? कि हम भारत के लोग क्या हैं। यह वाक्य पॉपुलर सॉवरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता को दर्शाता है। किसको? लोकप्रिय संप्रभुता को दर्शाता है। अब इसके अर्थ की बात करेंगे कि जो अर्थात संविधान की वैधता का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। संविधान की वैधता का अंतिम स्रोत क्या है? भारत की जनता, ठीक है। अब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको भी आप देखते चलिए। एग्ज़ाम क्वेश्चन क्या है? हम भारत के लोग किसका प्रतीक है? तो आपका आंसर फट से दोस्तों तुरंत आप इसका आंसर आप करिएगा कि लोकप्रिय क्या है? संप्रभुता से, लोकप्रिय संप्रभुता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी प्रस्तावना के सभी पॉइंट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। उम्मीद करते हैं अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। अगर कहीं से भी लगता है कि क्लास आपकी अच्छी है, कंटेंट आपको समझ में आया, कंटेंट आपका क्लियर हुआ, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो पूरे संविधान को लेकर, भारतीय इतिहास को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर एक एक टॉपिक में वीडियो लाता रहूँगा ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। अब इसमें है
कि जैसे कुछ पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहिए, उसका नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपको पढ़ने में और भी आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे करेंगे। क्या है भारत का संवैधानिक स्वरूप, ये पांचवा पॉइंट से, पांचवा टॉपिक से, भारत का संवैधानिक स्वरूप। तो वर्तमान प्रस्तावना को 5 प्रमुख शब्दों से परिभाषित करती है। अगर देखा जाए जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हमारी प्रस्तावना है, भारत को 5 प्रमुख शब्दों में परिभाषित करती है। एक पहला क्या है, सॉवरेन, दूसरा आपका सोशलिस्ट, तीसरा आपका सेकुलर, तीसरा क्या आपका सेकुलर, पांचों एक साथ कर दे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पहला सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, और तीसरा क्या है, लास्ट का आर है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, SSDR, SSDR। तो पहला ये आपका सॉवरेन, दूसरा आपका सोशलिस्ट, तीसरा आपका सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, उसके बाद क्या है, रिपब्लिक है। ठीक है, ये जो प्रस्तावना है इस 5 प्रमुख शब्दों से किसको परिभाषित करती है, भारत को परिभाषित करती है। अब हम आगे देखेंगे, एक एक शब्दों की मीनिंग देखेंगे, इसके अंतर्गत क्या रखा गया है। जैसे है प्रभुत्व संपन्न, क्या है, सॉवरेन, प्रभुत्व संपन्न। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। भारत एक क्या है, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। दैट मीन्स क्या है कि किसी का अधीन नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। अब इसकी मीनिंग क्या है, इसको भी परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग में अब जब आप जाएंगे देखेंगे, तो भारत आंतरिक रूप से स्वतंत्र है। अगर देखा जाए तो भारत के ऊपर इंटरनल रूप से कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, कोई दबाव नहीं है, वो पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। दूसरा पॉइंट्स क्या है, दूसरे पॉइंट्स में देखेंगे, भारत बाहरी नियंत्रण के अधीन नहीं है, यानी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो प्रेशर है, जो दबाव है, ऐसा कुछ भी नहीं है भारत के साथ। ये किस में दिया गया है, आपकी प्रस्तावना में। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के 5 शब्द हैं, वो भारत को उन 5 प्रमुख शब्दों से क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, उनको परिचय कराते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट्स क्या है इसका, भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वयं निर्णय ले सकता है। अगर आप बहुत सारे मौक़ों पे देखेंगे, बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आते हैं कि जब कोई इंटरनेशनल मैटर आता है, अंतर्राष्ट्रीय मामला आता है, तो उस कंडीशन में भारत के पास इतनी पावर है को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आंतरिक और बाह्य, सभी मामलों में स्वयं से निर्णय ले सकता है। किसी दूसरे देश को उसमें इंटरफियर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्ज़ाम ट्रैप देख लेते हैं कि एग्ज़ाम ट्रैप के माध्यम से कैसे इसको पढ़ा जाए। तो अगर देखा जाए, जो सॉवरेन का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, यानी जो संप्रभुता दिया है उसका जो अर्थ होता है राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। क्या है फिर, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी दोनों का विचार शामिल है। ठीक है ना, तो इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता केवल मानना गलत है। अब आ जाइए समाजवादी पे, किस पे आ जाइए, समाजवादी पे। तो समाजवादी में देखेंगे, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है कि समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, मूल प्रस्तावना में नहीं था। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा जो समाजवादी शब्द है वो मूल प्रस्तावना में था या नहीं था, या आपकी प्रस्तावना में कब इसको जोड़ा गया है। तो ये मान चलिए कि पहले जो मूल प्रस्तावना थी तो उसमें समाजवादी शब्द नहीं था। अब ये नहीं था तो इसको जोड़ा कब गया है, इसको भी आप देख लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। किसको, समाजवादी शब्द को। तो 42वें संविधान संशोधन ने प्रस्तावना में सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को बदल कर सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि पहले हमारे 3 वर्ड थे, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब इसको क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब सॉवरेन जोड़ा गया, फिर सोशलिस्ट जोड़ा गया, सेकुलर भी ऐड किया गया, डेमोक्रेटिक भी ऐड किया। डेमोक्रेटिक तो पहले से था, रिपब्लिक आपका पहले से था। तो जो समाजवादी है उसको कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, क्लास को कंप्लीट करना है, अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि भारत का समाजवाद सामान्यतः है लोकतांत्रिक समाजवाद के संदर्भ में समझा जाता है। यानी जो भारत का समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद के संदर्भ में ही समझा जाता है। ठीक है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे।
संवैधानिक स्वरूप हमने कंप्लीट कर लिया, प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे समाजवादी शब्द, जो कि समाजवादी शब्द हमने अभी तुरंत कंप्लीट किया है। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है, फट से कमेंट करके आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको कब जोड़ा गया है, अगर क्लास आप देख रहे हैं। क्लास देखने का ये मतलब नहीं होता है कि आपके सामने मोबाइल है, मोबाइल में आप देखते रहिए और आप सोते रहिए। तो क्लास अगर आप देख रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बताए जा रहे हैं उसको नोट डाउन करिए, उसको लिखिए, तभी जाके आपकी तैयारी पूर्ण होगी। ठीक है। उसके बाद इसमें एक शब्द और जोड़ा गया है, क्या है, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। कहा जाता है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तो ये भी जोड़ा गया है संविधान का 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है। पहले ये हमारी प्रस्तावना के मूल भाग में सम्मिलित नहीं था। ठीक है। तो कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, क्या है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उसको देखा जाए तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए। जितने लोग क्लास देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों के भी प्रिपरेशन हो सके जो अभी तक बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। क्लास का उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। आप सोच रहे हैं केवल मैं अकेले बैठ के पढ़ लूँ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। अपने दोस्त को अपने साथ लेके चलिए। ठीक है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शब्द बाद में जोड़ा गया। कौन सा शब्द, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर जोड़ा गया। पर धार्मिक स्वतंत्रता और समानता जैसे संवैधानिक सिद्धांत पहले से संविधान में मौजूद थे। तो पंथ निरपेक्ष तो बाद में जोड़ा गया है, लेकिन जो धार्मिक स्वतंत्रता है, समानता है और जो संवैधानिक सिद्धांत है वो पहले से ही हमारे संविधान में मौजूद है। तो वर्तमान संविधान संरचना में अगर देखा जाए तो सेकुलर कैरेक्टर को सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की मूल विशेषताओं से जोड़ा है। अब यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी क्या किया है कि जो सेकुलर कैरेक्टर्स हैं उसको संविधान की मूल विशेषताओं से जोड़ दिया गया है। ठीक। चलिए अगला वीडियो। अब आ जाइए डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक पे। किस पे, लोकतांत्रिक पे। तो डेमोक्रेटिक पे आप देखेंगे तो ये भारत का शासन कैसा है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। ठीक है। इसका मूल विचार क्या है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार और जनता की राजनीतिक भागीदारी। जब जनता सरकार को चुन रही है तो उसमें भागीदारी किसकी होनी चाहिए, जनता की ही होनी चाहिए। किसमें, राजनीतिक भागीदारी। तो जनता जितना पॉलिटिक्स में आएगी उतना ही हमारी प्रस्तावना का, संविधान का कंसेप्ट आपका पूरा होगा। ठीक है। थोड़ा सा क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, चाहेंगे क्लास लगभग 1 घंटे में समाप्त हो जाए। अब इसके प्रमुख संस्थागत आधार हैं। ठीक है। प्रमुख संस्थागत आधार कौन कौन से हैं, एक इसकी हम बात किए जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक दैट मीन्स लोकतांत्रिक की। इसके लोकतांत्रिक की इसके 5 प्रमुख संस्थागत आधार हैं। कौन कौन से हैं, सार्वभौमिक वैध अधिकार, चुनाव, प्रतिनिधि सरकार, संसदीय शासन और राजनीतिक समानता। तो ये 5 इसके प्रमुख संस्थागत आधार हैं किसके, आपके डेमोक्रेटिक के, लोकतांत्रिक के। अब उसके बाद हम क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब हम किस पे डिस्कस करेंगे, गणराज्य पे, रिपब्लिक। क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ है राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है। जिसे कहा गया है ना कि संविधान में कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको एक बार पॉलिटिकल पावर मिल गई है तो लाइफ टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ही आप पॉलिटिक्स में रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कभी भी जनता उखाड़ के फेंक सकती है। ठीक है। चलिए इसको आगे और बढ़ाएंगे, देखेंगे क्या है। तो राष्ट्राध्यक्ष को किसको कहा गया है, राष्ट्रपति को। भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति क्या होता है, फट से बताइए, कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित। अगर कोई इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है, तो निर्वाचित सदस्य को हटाया भी जा सकता है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया गया है। प्रोविज़न उसको क्या कहा जाता है, महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो जो रिपब्लिक का अर्थ है, रिपब्लिक का अर्थ है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। रिपब्लिक का मुख्य जो संबंध होता है वो नॉन हेरेडिटरी हेड ऑफ स्टेट से है, नॉन हेरेडिटरी हेड ऑफ स्टेट से है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आ रही होगी, पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे।
आप यहाँ जितने भी पॉइंट्स आप देखेंगे, जितने भी टॉपिक्स आप देखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो साथियों एक बार मैं फिर आपको कह रहा हूँ, क्लास आपको अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको क्लियर करना है। लास्ट में, जैसा मैं हर वीडियो में करता हूँ, लास्ट में एक 10 मिनट का रिवीजन नोट्स दिया जाता है जो ऑनलाइनर होता है, ताकि आसानी से 5 से 10 मिनट में पूरे क्लास को एक बार में रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के प्रमुख 4 आदर्श हैं। क्या है? इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव हैं। 4 प्रमुख आदर्श हैं, वो कौन कौन से हैं? इसको थोड़ा सा स्लाइड्स को और ऊपर करेंगे ताकि एक बार में आपको दिख जाए। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? एक तो जस्टिस है, दूसरा लिबर्टी है, तीसरा इक्वलिटी है, और चौथा जो पॉइंट है आप क्या है? फ्रेटर्निटी है, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात करता है हमारा प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना के 4 प्रमुख स्रोत हैं। अब इसको याद कैसे किया जाए? बिल्कुल शॉर्ट में, JLFLEF, JLEF, J फॉर जस्टिस, L फॉर लिबर्टी, E फॉर इक्वलिटी, F फॉर क्या है? फ्रेटर्निटी। ठीक है, चलिए आगे। अब आ जाइए जस्टिस पे। जो भी पॉइंट्स आपने देखा उसी पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में जो शब्द एक जोड़ा गया है, रखा गया है, क्या है? न्याय। क्या रखा गया आपका? न्याय। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। जो हमारी प्रस्तावना है वो 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। पहला कौन सा है? एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन से हो गए? एक बार फिर से मेरे साथ आप दोहराइए, उसको नोट डाउन करिए, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। प्रस्तावना, मैंने कहा दोहराइए, प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जब भी जस्टिस की बात करेंगे, किसके आधार पे? प्रस्तावना के आधार पे, तो हमेशा 3 चीज़ों को फोकस किया जाएगा। एक तो आपको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, दूसरा आपको आर्थिक मिलना चाहिए, और तीसरा क्या मिलना चाहिए? राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। अब पूरी प्रस्तावना पढ़ लेने से ही संविधान की पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाती है। ठीक है, इसलिए अगर थोड़े देखेंगे आप, तो जस्टिस इक्वल टू क्या होता है? सोशल प्लस इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल। सोशल प्लस इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल। अब स्पेशल क्या है? प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। ये स्पेशल पॉइंट्स है। अगर पूरी प्रस्तावना देखेंगे तो इसमें धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है, कहीं भी उसको रखा नहीं गया है। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट आप लाइक कर दीजिए, क्लास को आप शेयर कर दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी, टॉपिक आपके क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। क्या है सामाजिक न्याय? तो सोशल जस्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली एक इसकी इस पूरी प्रस्तावना की 100 MCQ क्लास आपकी बन के रेडी है, चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप चाहें तो कंसेप्ट को पहले आप पढ़ें, कंसेप्ट को पढ़ने के बाद 100 MCQ एक प्रैक्टिस बैच दिया गया है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक न्याय है। क्या है सामाजिक न्याय? तो जो सामाजिक न्याय का उद्देश्य होता है, सामाजिक भेदभाव और असमानताओं को कम करना है। क्या है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव, जो इनइक्वालिटीज़ है, असमानताएं हैं, उसको कम करना सामाजिक जस्टिस कहलाता है, सोशल जस्टिस कहलाता है। ठीक है, अब इसके व्यापक संवैधानिक संबंध है। अगर इसमें आप देखेंगे व्यापक संवैधानिक संबंध है। अब व्यापक संवैधानिक संबंध की हम जब बात करेंगे तो साथियों इसमें कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं। क्या पॉइंट्स हैं आपके? एक तो समानता की बात की जाएगी, फिर सामाजिक अवसर की बात की जाएगी, इसमें भेदभाव का विरोध किया जाएगा, फिर कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा की बात की जाती है। ये इसका वैधानिक संबंध है। क्या है? संवैधानिक संबंध है। ठीक है, अब आ जाइए आर्थिक न्याय पे। किस पे? आर्थिक न्याय पे। दैट मीन्स क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक न्याय से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। तो इकोनॉमिक न्याय क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है? कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें अत्यधिक आर्थिक समानताओं को कम करने और अवसरों को अधिक न्यायपूर्ण बनाने का लक्ष्य हो। यानी जितने भी हमारे आर्थिक व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं
कि जितनी आर्थिक असमानताएं हैं उसको कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर हम उपलब्ध कराएं, वही क्या होगा, न्यायपूर्ण होगा। ठीक है, तो स्पेशल प्रस्तावना में क्या चीज़ें हैं, प्रस्तावना में क्या चीज़ है, तो आर्थिक समानता शब्द नहीं है, आर्थिक समानता शब्द नहीं है, लेकिन वहाँ पे कौन सा रखा गया है, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस रखा गया है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको क्लियर करना है, इस पे ध्यान देना है और इनको आप नोट डाउन करते रहिए। मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि इसको साथियों जितना नोट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहिए और मेरे साथ आप कुछ न कुछ पॉइंट्स को एक बार दोहराते चलिए, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 15 की, 15वें की। तो 15वें में किसकी बात की जा रही है, राजनीतिक न्याय की। क्या है, राजनीतिक न्याय, दैट मीन्स पॉलिटिकल जस्टिस की। तो राजनीतिक न्याय का संबंध राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक अवसरों की समानता से है। जब भी राजनीतिक न्याय की हम बात करते हैं, प्रस्तावना में बात किया जाता है, संविधान में बात किया जाता है, तो वो क्या होता है, राजनीतिक अवसरों की समानता से है कि जो भी पॉलिटिकल आपको चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अरे रिकॉर्ड हो जाए ये हमारा धन्य टिकपो में मिल बड़े लागे और बड़ा हो जाए, तुम्हें टेक लगा लियो करो बनी कब बनी, एक गिलास पानी दे हमारे गट ये सुखाई और ये भाई होगा। आज लैपटॉप सही ना चला, रिकॉर्डिंग सही ना हो तो फिर में लगाए है। ये राजनीतिक न्याय पढ़ावत है, इतना पढ़ाए भाई, समानता, उदाहरण मतदान, चुनाव, राजनीतिक भागीदारी। जब हम बंद करे कोई ये फिर लाइव ना बंद हो, जब बंद करके बतलाए लगा लाइव जे पढ़ावा से बंद ना करिए। जब जाना था तो धनिया का करे टुकुर टुकुर दे तो का देखे का होत बा, अब हंसे हमरे का हंसे आवे तो से लड़कियों को पढ़ावा था तब हंसी ना आवा। तू नाम रहता तो मेरा रे देख के का हंसी आवत है, तू इसे देख मेरा रूम का रहा था। अरे लड़की में ना रहा, लड़की में का रहता है तो दूर से जाए, कट कट जाए। लड़का लड़की में हंसी आई, मेरा रूम में आई। बढ़ा जाएगा, आधा घंटा और लगी, 15 पॉइंट हो गया है। क्या बनाया शिमला मिर्ची बना दी हूँ। शिमला मिर्ची भी हमने परसों बनवा, इतना स्पेशल दिन बनवा, पैसा ना है वो सौ हम ना बनाए हैं ये। तू तो समझदार है वो 100 रुपये मिला, दूध एक किलो सब्जी लाई दे, फिर पैसा ना बिहान तेल के पैसा ना बहुत जीवन हमारे का हम चल रहे तब वो कुछ सामान खरीदे सोचे है क्या करें, तो खरीदे अपनों खरीदे लड़कियों खरीदे, जीवन है चलता रहेगा। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तभी सब काम होगा, गारंटी है। साला कैसे खरीद लूँगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन खरीद लूँगा कभी कभी। घर आदमी आ रहा पैसे ले ना कम पैसा लगा रहा है, ये महलिया के बना रहे वो सब चलता रहेगा। महलिया बनाई तो पाटा और पैसा के दी। हाँ मजा तो मेरे बन मारा था बढ़ के घर से कौन मसला कौन था नहीं तब पैसा के चाहा के खटे के मेहनती के करे राजा वाले टेंशन के झेले राजा आगे तब चाहिए देख चाहिए। लैपटॉप से बना मजा आवत बा, लेकिन बस वह मैंने वो रिकॉर्डिंग ना सही है, कुछ पहुँची जितना खिट पिट हो ना कुल रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे अभी
ऐसे होगी ना तब रिकॉर्ड हो गया तो में सब खरखरात हो जी बहुत। और ये वाला माइक में लागी नहीं, पुराना लैपटॉप है, नए वाले में सिस्टम आओ तो माइक लगा हुआ वाला। बुढ़ऊ दिमाग ना लगावा, लड़के बातें चरावा का बिल्कुल ना दिमाग लगा। कहाँ लड़की शराब जेके के ना रहा तू चरावत है, जेके है ना परिवार आते बिल्कुल ना चरते। हम आज तक प्रस्तावना ना पढ़े रहे, इतना दिन से तैयारी करते ही मंदिर बताते संविधान प्रस्तावना कब ना पढ़े रहे। तो तोरे विषय बटवन के तो पढ़बा सुना तो अब जी एस जुड़ी गई, पूछी जरूर। एक दिन पढ़ाए थे है 100 क्वेश्चन MCQ पढ़ाए थे, अब ओकर कंसेप्ट आज पढ़ाए देते हमरो तैयार हो जाती है। फॉर्म भरवा की थी के कर अपन केथा में और को छोड़ मरते दम तक न छोड़ो। बाल के करिए करता है बुढ़ाऊ तो है सारा जवन गर्मी पड़त बे। बुढ़ाऊ के बुढ़ाऊ हाँ अपन खाना फिर हम जाने। ज़्यादा हम रोके ही जाएगी बना ले पनी पिया दे रोटी ले ना भाई लड़की आवत रहे लेकिन हम कहे जाए ले नहीं रोके है कैसो तो मुझे तो कर दे ये बता दे। तो साथियों हम बात कर रहे थे राजनीतिक अवसरों की समानता से। तो राजनीतिक अवसरों की समानता से जब हम बात करेंगे तो उसमें राजनीतिक भागीदारी की बात की जाती है। किसकी? राजनीतिक भागीदारी की बात की जाती है। वो हमारा संविधान, भारतीय संविधान सबको बराबर अवसर प्रदान करता है कि सबकी क्या हो, भागीदारी हो। तो इसमें उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए, किसको उदाहरण के तौर पे, तो उसमें हम मतदान की बात करते हैं, चुनाव की, राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व की। तो हमारा संविधान ये सब अधिकार हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन करिए, थोड़ी इसमें पानी पी लो। तो ये हो गया उदाहरण के तौर पे, जैसे मतदान है, जब वोटिंग होता है तो उसमें सबको बराबर चांस मिलता है। आप किस पार्टी से हैं, किस कम्युनिटी से हैं, किस समुदाय से हैं, वो मायने नहीं रखता है। अगर आप एडल्ट हैं, 18 वर्ष की आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको वोटिंग राइट्स मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे राजनीतिक भागीदारी भी आपको मिलनी चाहिए। ये आपका क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस है। तो पॉलिटिकल जस्टिस के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है क्या है, स्वतंत्रता या लिबर्टी। चलिए इसमें देख लेते हैं। स्वतंत्रता, लिबर्टी, यहाँ पे देखिए जितने शब्दों पे चर्चा हो रही है, जितने पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये सब हमारे प्रस्तावना के शब्द हैं, प्रस्तावना से ही लिए गए हैं, प्रस्तावना को ही यहाँ पे डिफ़ाइन किया जा रहा है। अभी तक आपने प्रस्तावना को केवल पढ़ा था, बट उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितना उसको डिफ़ाइन किया गया है, कितना डीप में जाया गया है, ये चीज़ें आपको अब तक पता नहीं थी। उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपकी आज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रस्तावना में स्वतंत्रता के 5 क्षेत्र हैं। ये जो लिबर्टी है उसके कितने क्षेत्र हैं? 5 क्षेत्र हैं साथियों। एक तो है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है क्या है, विश्वास। ये स्वतंत्रता की बात की जा रही है। विश्वास के बाद क्या है, विश्वास तीसरा है, धर्म आपका चौथा है, उसके बाद क्या है, उपासना। ये स्वतंत्रता के अंतर्गत 5 क्षेत्र हैं जो स्वतंत्रता इन सबको क्या करती है, परिभाषित करती है। ठीक है, अब जैसे विचार इसमें रखा गया है, तो विचार का मतलब क्या है कि विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, अभिव्यक्ति की बात क्या है, इम्प्रेशन की बात क्या है, तो कोई भी व्यक्ति है, अभिव्यक्ति की उसको आज़ादी है, उसको स्वतंत्रता है। विश्वास की आज़ादी है, दैट मीन्स क्या है
कि हम अपने देश के ऊपर, देश के संविधान के ऊपर, उसके प्रोविजंस के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसा हमको स्वतंत्रता है, उनमें किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता तो आप जान ही रहे हैं, उपासना की भी स्वतंत्रता है हमारे संविधान में। ठीक, चलिए क्लास को और ऊपर ले चलते हैं, देखते हैं इसमें ट्रिक क्या है। तो ट्रिक का मतलब याद करने में, ट्रिक क्या है, वी अभी विश्वा धर्म उपासना। तो वी का मतलब क्या होता है, विचार है, अभी का मतलब अभिव्यक्ति है, विश्वा का मतलब विश्वास है, धर्म तो आप जान ही रहे हैं, उपासना क्या है, उपासना भी जोड़ा गया है। ठीक, तो अर्थात क्या है, अगर अर्थात देखेंगे, इसकी रियल मीनिंग देखेंगे तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। ठीक है, तो आधिकारिक संविधान पाठ में ये पांचों स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। यानी जो आधिकारिक है, जो ऑथेंटिक आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पाठ में ये पांचों स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। ठीक है, तो साथियों चलते हैं अगले टॉपिक्स पे। तो अगला जो हमारा टॉपिक्स होने वाला है वो बहुत ही और इम्पॉर्टेंट्स है। मैंने ट्रिक्स देख लिया, कहाँ इसको दिया गया वो भी देख लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, समानता की। किसकी बात करेंगे, समानता की। यहाँ पे किसकी हम बात करेंगे, समानता की। तो जब समानता आप देखेंगे, इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी, तो प्रस्तावना में समानता के दो आयाम हैं। कितने आयाम हैं, दो आयाम हैं। एक प्रतिष्ठा की समानता है और दूसरा क्या है, अवसर की समानता है। ठीक है ना, तो हमारी जो प्रस्तावना में जब समानता शब्द की बात की जाएगी, उसके अर्थ में आप जाएंगे तो उसकी मेन दो डायमेंशंस हैं, एक है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा क्या है, अवसर की समानता है। ठीक है, या उसको एज ए क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं, समीकरण के रूप में लिख सकते हैं कि इक्वलिटी इक्वल टू क्या होता है, इक्वलिटी इक्वल टू होता है स्टेटस प्लस अपॉर्चुनिटी। क्या है, स्टेटस प्लस अपॉर्चुनिटी। फिर आगे आप देखेंगे स्पेशल क्या है इसके लिए, प्रस्तावना में इनकम इक्वलिटी शब्द नहीं है। ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं ध्यान से आप देखिएगा कि जो इनकम इक्वलिटी शब्द है वो प्रस्तावना में है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो आप जब समानता की बात करेंगे, इक्वलिटी की बात करेंगे, तो उसमें आप स्टेटस को लेकर, यानी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर समानता की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अवसर की, अपॉर्चुनिटी की भी उसमें बात की गई है, उसकी भी स्वतंत्रता है, उसमें भी आपको समान है, इक्वलिटी मिल रही है। ठीक है, लेकिन जब इनकम इक्वलिटी की बात आएगी तो वो शब्द हमारे प्रस्तावना में नहीं है। चलिए अगला पॉइंट्स। अब धीरे धीरे हमारी क्लास एंडे की तरफ बढ़ रही है, समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बंधुता क्या है, बंधुता क्या है, फ्रेटर्निटी, बंधुता। तो बंधुता का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की गरिमा। क्या है, बंधुता का जो उद्देश्य होता है, व्यक्ति की गरिमा। और क्या है इसमें, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता या अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो फ्रेटर्निटी इक्वल टू क्या होता है, एक तो आपकी डिग्निटी, गरिमा, एक तो यूनिटी, एकता, दूसरा क्या है, इंटीग्रिटी, अखंडता। ठीक है ना, तो कभी कभी जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा अखंड भारत की मांग की जाती है। ठीक है ना, या अखंड भारत की मांग की जाती है, किसकी, इंटीग्रिटी की। ठीक, अब हम देखेंगे इन शब्दों को के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या विचार है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रस्तावना के इन मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को संविधान की फाउंडेशनल वैल्यू के रूप में रेखांकित किया है। क्या है, ये फाउंडेशनल वैल्यू है। अगर देखा जाए क्या है, फाउंडेशनल वैल्यू के रूप में संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें रेखांकित किसने किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब आ जाइए, अखंडता कब जोड़ी गई है, यानी जो अखंडता शब्द है इसको कब जोड़ा गया है हमारी प्रस्तावना में। तो अखंडता को जो जोड़ा गया है, अखंडता को जो जोड़ा गया है साथियों, कब जोड़ा गया है, मूल प्रस्तावना में था। यानी जो अखंडता शब्द है ये क्या था, मूल प्रस्तावना में था, यूनिटी ऑफ द नेशन। 42वें संविधान संशोधन के बाद इसको थोड़ा सा और भी क्या कर दिया गया है, इन्हेंस कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। बढ़ाया क्या है, कब इसको बढ़ाया गया, 42वें संविधान संशोधन के बाद अब क्या कर दिया गया है,
यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अर्थात अखंडता जोड़ी गई है। अखंडता क्या है? जोड़ी गई है। और भी देखते हैं इसमें क्या है। 42वें संशोधन अधिनियम के आधिकारिक पाठ में दोनों परिवर्तन अस्पष्ट हैं। दोनों परिवर्तन क्या हैं? पूरी तरीके से अस्पष्ट हैं। चलिए आगे देखेंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे जो 42वां संविधान संशोधन सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है? क्योंकि प्रस्तावना में अभी तक अगर देखा जाए तो केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो भी कब किया गया है? 1976 में। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है? तो ये प्रस्तावना में 3 प्रमुख परिवर्तन हुए हैं। क्या है? कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं? एक तो आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 प्रमुख परिवर्तन हुए हैं। कब? 1976 में। कब हुआ है? 1976 में। अब वन लाइनर आप देख लीजिए। वन लाइनर में क्या है? ये जो 42 अमेंडमेंट है, ये सोशलिस्ट प्लस सेकुलर प्लस इंटीग्रिटी। तो जब भी आप से कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें कितने शब्द जोड़े गए हैं, तो आप फट से बताइए 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक तो है आपका सोशलिस्ट, दूसरा है आपका सेकुलर और तीसरा क्या है? इंटीग्रिटी। तो आप देखेंगे जो आधिकारिक अधिनियम है उसके अनुसार देखेंगे तो ये परिवर्तन प्रस्तावना में किए गए थे। ये जो परिवर्तन है, चेंजेस है, किस में किए गए थे? प्रस्तावना में किए गए थे। और जो इससे संबंधित जो परिवर्तन थे 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं, जो परिवर्तन किए गए हैं, उसको प्रभावी कब से हुए हैं? तो ये आपका आंसर क्लियरली क्या है? 3 जनवरी 1977 से। 3 जनवरी 1977 से। अभी क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, बार बार पूछा जाता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है? आप खुद से बताइए कि जो संविधान की प्रस्तावना है, क्या उसमें संशोधन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है हाँ। इसका राइट आंसर है हाँ। बट लेकिन कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन तो किया जा सकता है। तो जो संशोधन है, संविधान की जो मूल संरचना है, क्या है? मूल संरचना है, को नष्ट नहीं कर सकता। यानी जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल स्ट्रक्चर है, उसको नष्ट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे 2 कंसेप्ट जोड़े गए हैं। क्या है? यहाँ पे 2 कंसेप्ट जुड़े हैं। अब वो कौन कौन से हैं देखते हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 368 प्लस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है ना? तो ये 2 कंसेप्ट हैं आपके प्रस्तावना से रिलेटेड जो इसमें जुड़े हुए हैं। और अब हम देखेंगे जो प्रस्तावना है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको लेकर 2-4 मिनट की टाइम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कुछ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, उसके माध्यम से इसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? क्या भैया? तो यहाँ जो प्रस्तावना है और बेसिक स्ट्रक्चर, क्या है उसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं, ठीक है? तो इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है केशवानंद भारती केस 1973। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया किसने? केशवानंद भारती, जो केस 1973, ठीक है? ये सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे जुडिशियल क्या है? कनेक्शन है। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इस मामले में है क्या, ठीक है ना? तो इस मामले में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया है। तो पहले संविधान को क्या है? प्रस्तावना को केवल एक प्रस्तावना ही माना गया था। बट इसके बाद यानी जो केशवानंद भारती केस 1973, उसके बाद क्या माना गया है कि ये हमारे संविधान का एक हिस्सा है, हमारे संविधान का एक भाग है। तो संविधान की जो मूल संरचना के सिद्धांत को, संविधान की जो मूल संरचना के सिद्धांत है साथियों, एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, संविधान की जो मूल संरचना के सिद्धांत को महत्वपूर्ण रूप से विकसित किया गया है। संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत है उसको क्या है? महत्वपूर्ण रूप से विकसित किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, अभिलेख देखेंगे, तो प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बताया गया है। संविधान का हिस्सा बताया गया है कि इसको आपके प्रस्तावना को,
ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे क्या जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है या नहीं है, तो उसको आप फट से आंसर रिप्लाई करिए कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का एक हिस्सा है। ये कब हुआ है, ये जो केस है केशवानंद भारती केस 1973, उसके बाद से प्रस्तावना को भी संविधान का एक हिस्सा माना गया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। तो एग्ज़ाम फार्मूला जो यहाँ पे बनाया गया है, तो केशवानंद भारती केस जो हुआ 1973 में हुआ है, प्रियम्बल प्लस बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर हुआ, प्रियम्बल प्लस बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर हुआ। चलिए, अगला टॉपिक्स क्या है, एक और केस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या है, बेरूबरी केस। क्या है, बेरूबरी केस है। इसमें आप देखेंगे जो बेरूबरी यूनियन केस था 1960 में, सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक दृष्टि यह थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। किसके है, 1960 में। ये आपका जो आया है 1973 से पहले, यानी कौन सा है, केशवानंद भारती केस से पहले था। तो वो जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके दृष्टि में आप देखेंगे तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, और उसका उपयोग क्या था, सीमित था। उसका उपयोग क्या था, सीमित था। बाद में क्या है, आफ्टर दैट देखेंगे, बाद में आप देखेंगे तो जो केस था कौन सा, केशवानंद भारती 1973 में दृष्टिकोण बदला, सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण पूरी तरीके से बदल गया, और उन्होंने क्या किया, प्रस्तावना को, किसको, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान लिया गया। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसलिए याद रखें, यानी जो हमारा प्रारंभिक दृष्टिकोण था बेरूबेरी से रिलेटेड था, और जो उसके बाद का दृष्टिकोण बना है कि किसके लिए, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको, प्रियम्बल को कब माना गया है, केशवानंद भारती केस में, जो 1973 में हुआ है केरल में, 1973 में केरल में। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों केस के माध्यम से ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई। अब हम देखते हैं, फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रस्तावना है क्या न्यायालय में उसको लागू कराई जा सकती है, यानी जो प्रस्तावना है क्या न्यायालय में उसको लागू कराया जा सकता है। तो अगर देखेंगे इसका क्लियरली आंसर है नहीं, स्वतंत्र रूप से नहीं, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको बाय फोर्सली, दैट मीन्स बाय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फोर्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा या पब्लिक के द्वारा न्यायालय में भी इसको लागू कराया जा सकता है। ठीक है। अब क्या है, संविधान का हिस्सा है, यानी जो प्रस्तावना होती है संविधान का हिस्सा तो है, क्योंकि बेरूबरी जो केस था, उसके बाद केशवानंद भारती जो केस था, उसके बाद ये मान लिया गया कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। लेकिन क्या है, अपने आप में स्वतंत्र रूप से इन्फोर्सेबल राइट नहीं देती, यानी जो हमारी प्रस्तावना है अपने आप से स्वतंत्र रूप से इन्फोर्सेबल राइट आपको प्रोवाइड नहीं करती है। इसलिए कहा जाता है कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, क्या है, इंडिपेंडेंटली इन्फोर्सेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। अब उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आने के साथ साथ जितने भी टॉपिक्स पे चर्चा की गई है वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और एक नोट्स भी तैयार हो गया होगा आपका, किसको लेकर, प्रस्तावना को लेकर। तो यहाँ हम देखेंगे प्रस्तावना का महत्व। क्या देखेंगे, प्रस्तावना का महत्व। तो एक तो देखेंगे हिस्टोरिकल। चलिए इसको देखते चलते हैं फटाफट। हिस्टोरिकल में क्या है, उद्देश्य, प्रस्ताव और संविधान सभा। हिस्टोरिकल में देखेंगे उद्देश्य, प्रस्ताव और संविधान सभा। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है, कब इसको अंगीकृत किया गया, कब यह लागू हुआ है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। दूसरा क्या है, ये तो फिलोसफिकल है, क्या है, ये संविधान का मूल दर्शन है। संविधान का मूल दर्शन है कौन, प्रस्तावना। फिर क्या है, ये पॉलिटिकल, दैट मीन्स लोकतंत्र और गणराज्य। ठीक है, लोकतंत्र और गणराज्य। चौथा पॉइंट्स क्या है आपका, सोशल, सामाजिक न्याय और समानता की बात करता है। एक तो जुडिशियल है, जुडिशियल कब हो गया है, केशवानंद भारती और बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया है, जुडिशियल हो गया है। चलिए अब यहाँ पे कुछ सुपर इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स रखे गए हैं। सुपर इम्पॉर्टेंट कुछ क्या रखे गए हैं, वन लाइनर, जो प्रस्तावना को, पूरी प्रस्तावना को कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आसानी से कवर कर सकते हैं। जैसे प्रस्तावना क्या है, संविधान का प्रारंभिक वक्तव्य है, पहला पॉइंट्स। दूसरा क्या है,
इसका वैचारिक आधार उद्देश्य प्रस्ताव है। इसका जो वैचारिक आधार है वो क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव है। जो उद्देश्य प्रस्ताव है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को। संविधान अंगीकृत किया गया है 26 जनवरी 1949 को और संविधान लागू किया गया है 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और जो अंगीकृत है उसको ध्यान में रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को है। लागू जो है 26 जनवरी 1950 को है। अब यहाँ पे क्या है, हम भारत के लोग, ये लोकप्रिय संप्रभुता है। जब हम बात करेंगे हम भारत के लोग, ये क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता है। सॉवरेन प्रभुत्व संपन्न है, दैट मीन्स क्या है, इसमें दो है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, कुछ भी नहीं है। सोशलिस्ट दैट मीन्स समाजवादी, सेकुलर दैट मीन्स पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक दैट मीन्स क्या है, लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक का मतलब क्या है, गणराज्य। तो अगर आप देखेंगे वन लाइनर के माध्यम से पूरी प्रस्तावना को हम कवर कर ले रहे हैं बिल्कुल कम टाइम में। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स आप आसानी से बना सकते हैं। जस्टिस की जब बात आएगी, किसकी, जस्टिस की, किसकी, जस्टिस की, तो सामाजिक, आर्थिक प्लस राजनीतिक, ठीक है। लिबर्टी की बात, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात। इक्वलिटी की बात करेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर में हो जाएगा। फिर क्या है, फ्रेटर्निटी की बात करेंगे, गरिमा प्लस एकता और अखंडता की बात इसमें की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सोशलिस्ट प्लस सेकुलर प्लस इंटीग्रिटी, तो ये क्या हो गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस 1973। प्रियम्बल महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, गाइड है, लेकिन स्वतंत्र रूप से इन्फोर्सेबल नहीं है। तो 20 पॉइंट के माध्यम से हमने क्या किया है कि पूरी प्रस्तावना को कवर कर लिया है, ठीक है। चलिए अभी और भी है, बहुत कुछ है, एक बार फाइनल रिवीजन हम मार लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप टीएसटी पीटी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए फाइनल रिवीजन क्या है, तो प्रियम्बल में देखिए, एक तो पीपल की बात की गई है, क्या है, सॉवरेनिटी की बात की गई है, और उसके बाद इसमें SSDR है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, बिल्कुल उसी को एक इक्वेशन के रूप में बना दिया गया है। यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन है, फिर उसके बाद केशवानंद भारती है, और वो क्या है, किससे रिलेटेड है, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर बेसिक इसको सबसे बिल्कुल रिवीजन ट्रिक में याद करना चाहें तो पहले पीपल है, फिर SSDR है, ये पूरी क्लास में है, JLUF है, 42वां संविधान संशोधन है, और केशवानंद भारती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की क्लास आपको समझ में आई होगी, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब इसको कहाँ से लिया गया है, बिल्कुल ऑथेंटिक साइट से लिया गया है, कहीं भी कोई ऐसा डेटा नहीं है जिसको गलत किया जा सके, ठीक है। तो अब लगभग क्लास मेरी पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। क्लास के एंड तक आप बने हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, कि आप मेरे क्लास के साथ बने हैं। इसके लिए मुकुल गुरु क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले दिन एक नई क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।